हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से दिल्ली सल्तनत के समय मुद्रा व्यवस्था के विषय में चर्चा करूंगी। यदि हम दिल्ली सल्तनत काल में जो मॉनेटरी सिस्टम रही थी या मुद्रा व्यवस्था उसके विषय में बात करते हैं तो ये प्राचीन भारत से हम कह सकते हैं कि इस समय हमें काफ़ी परिवर्तन देखने को भी मिलती है। कई नए सिक्कों का प्रचलन भी प्रारंभ किया गया था दिल्ली सल्तनत के शासकों के द्वारा, जिस वजह से व्यापार में भी बढ़ोतरी हुई थी तथा क्योंकि दिल्ली सल्तनत के समय अधिकांश जो भारत का भाग था वो एक साथ हो पाया था, जिस वजह से और एक मुद्रा नीति जो पूरे भारत में उस समय स्थापित हो पाई, इस वजह से दिल्ली सल्तनत के समय में जो मुद्रा व्यवस्था थी उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा था भारत के उत्कर्ष में। मुद्रा व्यवस्था के विषय में हम बात करें या व्यापार वाणिज्य की भी। भारतवर्ष इतिहास के पन्नों में चीन के साथ उन देशों की सूची में दर्ज है जिन्होंने सर्वप्रथम सिक्कों का प्रचलन अपने देश में किया था। यदि हम भारतीय इतिहास को देखें तो सबसे पहले भारतीय सिक्कों को कर्षपन या पन कहा जाता था। इसे 6ठी शताब्दी में प्राचीन भारत के महाजनपद में बनाने का उल्लेख है। दिल्ली के तुर्क सुल्तानों ने 12वीं शताब्दी में भारत में प्रचलित सिक्कों से सिक्कों में चित्रित राजाओं की तस्वीरों को हटा दिया गया था तथा इस्लामी जो कैलीग्राफी का लिखने का जो प्रचलन है वह भी प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस्लामी जो कैलीग्राफी है उसका इस्तेमाल सिक्कों में प्रारंभ दिल्ली सल्तनत काल के समय में हो गया था। दिल्ली सल्तनत के समय में सोने, चांदी तथा तांबे के सिक्के का प्रयोग जनसाधारण और प्रशासनिक क्षेत्र में किया जाता था। दिल्ली सल्तनत के समय मुद्रा के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन परिलक्षित होते हैं वह यह है कि इन सिक्कों को टंका कहा जाता था। कम मूल्य वाले सिक्कों को जित्तल कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत के शासकों की यह विशेषता रही थी कि उनके द्वारा अलग अलग मूल्य के सिक्कों को प्रचलन में लाया गया था। दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में व्यापक रूप से प्रचलित मुद्रा दहलीवाल कहलाती थी। अंग्रेज इतिहासकार एडवर्ड थॉमस ने कहा है कि मोहम्मद गोरी की मौत तक जनसाधारण का मौद्रिक लेन देन दहलीवाल अथवा जित्तल की मुद्रा में ही होता था। दहलीवाल मुद्रा का भार 32 रत्ती था। मोहम्मद बिन साम, इल्तुतमिश, रुकन अल दिन फिरोज, रादिया, मुइजुद्दीन बहराम, अलाउद्दीन मसूद तथा नासिर उल दिन महमूद के शासनकाल में साधारण तौर पर सोने और चांदी के सिक्के प्रचलन में रहे थे। इन्हें दहलीवाल कहा जाता था। यह सिक्के आकार में छोटे होते थे और इन सिक्कों पर एक तरफ शिव भगवान के बैल नंदी की तस्वीर रही थी तो दूसरी तरफ राजपूत घुड़सवार उत्कीर्ण रहते थे। इन सिक्कों में राजा का नाम नागरी लिपि में या अरबी की कुफिक शैली में अंकित होती थी। जित्तल तांबे की मुद्रा थी। वास्तव में जित्तल पुरानी हिंदू दहलीवाल मुद्रा का ही एक रूपांतरण था। जित्तल मुद्रा का प्रयोग प्रायः एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या एक शहर तक ही सीमित होता था। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में पुराने समय में चले आ रहे सिक्कों में चांदी के राजपूती सिक्कों का निर्माण कार्य जारी रखा था, किंतु 1220 में मध्य एशिया में चांदी का उत्पादन लगभग खत्म हो गया था। जितने भी हम विरोधी जो रियासत रहे थे उनके कारण गुजरात और बंगाल के समुद्री तटों पर कब्जा हो जाने से दिल्ली सल्तनत को पश्चिम से समुद्र के माध्यम से चांदी के आयात का रास्ता भी बंद हो गया था। यही कारण है कि दहलीवाल मुद्रा के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग गया और जिसके कारण जित्तल का प्रयोग प्रारंभ हो गया था। जित्तल में चांदी की मात्रा घटाकर आधी कर दी गई थी। जित्तल में प्रयुक्त चांदी और तांबे का संयुक्त मूल्य चांदी की 2 रत्ती के बराबर होती थी। तांबे के लिए चांदी का सापेक्ष मूल्य 1:80 था। दिल्ली सल्तनत के शासकों के द्वारा जब दक्षिण भारत में देवगिरी पर कब्जा कर लिया गया तब उत्तरी भारत में जित्तल का चांदी के टंका का सापेक्ष मूल्य परिवर्तित होकर 1:48 और दक्षिण में 1:50 हो गया था। इतिहास के पन्नों में हम इस बात का उल्लेख देखते हैं कि सिंध के शासक मलिक नसीरुद्दीन कुबाचा के द्वारा अपने बेटे के माध्यम से 100 लाख दहलीवाल इल्तुतमिश को उपहार के तौर पर
देने की गुजारिश की थी। नसीरुद्दीन कुबाचा की मृत्यु के पश्चात उसके बेटे ने इल्तुतमिश को 500 लाख दहलीवाल भेंट के रूप में दी थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि इल्तुतमिश के समय दिल्ली सल्तनत में मुद्रा प्रणाली अपने विकसित रूप में विद्यमान रही थी। यही कारण है कि इतिहासकार राइट के द्वारा यह कहा गया है कि दिल्ली सल्तनत का यह काल दिल्ली के सिक्कों के इतिहास में एक मील का पत्थर था। आगे इतिहासकार राइट स्पष्ट करते हैं कि 48 जित्तल का मूल्य 1 टंका के बराबर होता था। सल्तनत काल की मुद्रा व्यवस्था में मोहम्मद बिन तुगलक की चर्चा करना बहुत आवश्यक हो जाती है। ब्रिटिश मुद्रा शास्त्री एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स कहकर संबोधित किया है। वह इसलिए भी था, यहाँ पे जो प्रिंस ऑफ मनियर्स कहा गया है मोहम्मद बिन तुगलक को, वो इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके शासनकाल के समय हम देखते हैं कि काफ़ी सिक्कों का प्रचलन जो है वह प्रारंभ हुआ था। यहाँ पर उसने पर्शिया और चीन के शासकों से प्रेरित होकर के यहाँ पे सिक्कों का प्रचलन जो है वह भी प्रारंभ करवाया था। और साथ ही साथ मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के समय में जो प्रारंभिक तौर पे जितने भी हम कह सकते हैं सिक्कों का जो प्रचलन रहा था, उसमें कहीं ना कहीं हमें आगे परिवर्तन भी देखने को मिलता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल के प्रारंभिक चरण में अपने पिता गयासुद्दीन के नक्शे कदम पर चलते हुए उसी के समान सिक्कों को जारी भी किया था। इन सिक्कों पर अल शहीद लिखा रहता था, जिसका तात्पर्य गयासुद्दीन तुगलक को श्रद्धांजलि देना था। दिल्ली सल्तनत के समय मुद्रा व्यवस्था में 1327 में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ था, जब 13 ग्राम के सोने के सिक्के प्रचलन में आए जिन्हें दिनार कहा जाता था, तथा 9.33 ग्राम के जो चांदी के सिक्के प्रचलन में आए थे उन्हें अदली कहा जाता था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पे जो सिक्के रहे थे उनका जो वजन था वह निर्धारित था। और यहाँ पर 9.33, जैसा कि हम अदली के विषय में अगर उल्लेख करें या हम यहाँ पे दिनार के विषय में उल्लेख करें कि इसका जो वेट था वह 13 ग्राम्स रहा था, वह कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो सिक्कों का भार कितना होगा इसको निर्धारित करते हुए कि आर्थिक बोझ भी कितना पड़ेगा राजकोष पर, इसको ध्यान में रखते हुए सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ करवाया गया था। अदली और दिनार के संदर्भ में किए गए इस प्रयोग को जनसाधारण के बीच लोकप्रिय नहीं बनाया जा सका, क्योंकि जनसाधारण चांदी का दाम सोने के दाम के बराबर स्वीकार करने में से इनकार कर दिया था, जिसके कारण 1334 में अदली और दिनार को बाजार से वापस ले लिया गया था। यहाँ पर इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी किए गए सिक्कों की हस्तलिपि जो रही थी और ढलाई पूर्व के दिल्ली सल्तनत के शासकों के द्वारा जारी किए गए सिक्कों से काफ़ी अच्छी रही थी। साथ ही साथ मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर स्पष्ट शब्दों में और सुंदर हस्तलिपि में इसके विषय में लिखा गया था। इन सिक्कों पर इस्लाम का संदेश के लिए कलमा या बगदाद के खलीफा का नाम उत्कीर्ण होता था। मोहम्मद बिन तुगलक के चीन के जो प्रचलित मुद्रा प्रणाली रही थी उससे प्रभावित होते हुए भारत में प्रतीकात्मक मुद्रा को लागू करने का निर्णय लिया गया था। इन सिक्कों की कीमत और अस्तित्व का आधार राजकोष में रखा गया सोना भी रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इन सिक्कों के निर्माण पर नियंत्रण नहीं रखने के कारण नकली सिक्के प्रचलन में आ गए थे और जनसाधारण का विश्वास सरकारी सिक्कों से खत्म हो गया था। यहाँ पे हमें यह भी उल्लेख मिलता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल के समय में जिस प्रकार से सिक्कों की ढलाई प्रारंभ हो गई थी तथा यहाँ पे जिस प्रकार से एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में सिक्कों का जो निर्माण हो रहा था, कहा यह भी जाता है उस समय के समकालीन इतिहासकारों के द्वारा कि ऐसा प्रतीत होता है कि हर एक घर जो है वह सिक्के ढालने का कार्य कर रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इन सिक्कों के निर्माण पर नियंत्रण नहीं रखने के कारण नकली जो सिक्के थे वो प्रचलन में आ गए थे और जनसाधारण का विश्वास जो सरकारी सिक्के थे उसमें से खत्म हो गया था। तो ये दर्शाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के समय में जो स्थिति रही थी जनसाधारण का, ना तो उन पर नियंत्रण रह गया था और ना ही हम देखते हैं कि जो सिक्कों का
कितने ठोस प्रकार से उसका बनावट रहेगा कि उसको कहीं भी उसका कॉपीड हम कह सकते हैं कि जो सिक्कों का स्वरूप है वह नहीं बनाया जा सके। परंतु ठीक इसके विपरीत हम यह देखते हैं कि जो नकली सिक्के रहे थे उसका प्रचलन भी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में प्रारंभ हो गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बाद में अपने इस प्रतीकात्मक मुद्रा को वापस ले लिया था। तो यहाँ पे जो टोकन करेंसी जिसे हम बोलते हैं या प्रतीकात्मक मुद्रा जिसे हम कहते हैं, ये दोनों ही भले ही विदेशों से प्रेरित रहे थे। मोहम्मद बिन तुगलक का ये जो कदम रहा था सिक्कों को लेकर के टोकन करेंसी को लागू करना, ये बहुत ही अच्छा था। उसका उद्देश्य यहाँ पे यही रहा था कि वो किस प्रकार से जो अतिरिक्त बोझ था राजकोष पर उसको कम कर सके और सरलता से जो भी व्यक्ति व्यापार वाणिज्य में लगे हुए हैं वो भी इसको कर सके। व्यापार में कहीं भी मुद्रा जो है या मुद्रा व्यवस्था कोई भी रोड़ा अटकाने का काम नहीं करे। परंतु मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पे गलती यही कर गया था कि जो टोकन करेंसी का जो मूल्य था या जो उसका भाव था और वेट था या जो उसका बनावट था वो इतना सिंप्लीफाइड रखा गया था कि वो घर घर में कॉपी हो रहा था, जिस वजह से जो प्रतीकात्मक मुद्रा व्यवस्था रही थी या जो मुद्रा प्रचलन में लाई गई थी उसको वापस भी लेना पड़ा था। अपने अध्ययन के अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि दिल्ली सल्तनत की मुद्रा व्यवस्था के संदर्भ में हम इतिहासकार DC सरकार के कथन का अध्ययन करेंगे। इन्होंने अपने पुस्तक भारतीय सिक्कों में लिखा है कि 12वीं शताब्दी के अंत में मोहम्मद गोरी ने अपनी स्वर्ण मुद्रा के लिए गढ़वाल की सिक्कों पर बैठी लक्ष्मी को अपनाया था। तो यहाँ पे जो है हम देख सकते हैं कि सिक्कों को लेकर के बहुत अधिक इतिहासकारों के मध्य में भी हम देखते हैं कि मतभेद रहा है। स्पेशली यदि हम बात करें कि वजन कितना रहा था, यदि जो टंका और जित्तल जो प्रारंभ किया गया था इल्तुतमिश के शासन काल के समय से ही जो एक शुरुआत या प्रारंभ रही थी मुद्रा नीति या व्यवस्था को लेकर के, उसमें लगातार हम देखते हैं कि परिवर्तन होता चला गया था। फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में भी हम देखते हैं कि लगातार सिक्कों को लेकर के या मुद्रा नीति को लेकर परिवर्तन हुआ था। अद्धा और भिक नामक सिक्कों का भी प्रचलन रहा था उस समय दिल्ली सल्तनत में। यदि हम मुद्रा व्यवस्था के विषय में बात करते हैं तो ये यहाँ पे निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जो मुद्रा व्यवस्था दिल्ली सल्तनत काल के समय में रही थी उसने आगे आने वाले मुगल काल के लिए भी एक आधार या नींव की तरह कार्य किया था, जिस वजह से मुगल काल के समय में स्पेशली अकबर के शासन काल में एक सुव्यवस्थित मुद्रा नीति को लागू किया गया था। अब यहाँ पे यदि हम मुद्रा व्यवस्था के विषय में दिल्ली सल्तनत के समय में बात करते हैं तो लगातार हम देखते हैं कि हर एक राजवंश और शासकों के अधीन जो वेट रहा था सिक्कों का उसमें हम लगातार परिवर्तन देखते हैं। बनावट में भी सिक्कों का हमें लगातार परिवर्तन देखने को मिलता है। साथ ही साथ हमें यह भी जानकारी मिलती है कि इन सिक्कों के लगातार परिवर्तन के कारण भी लोगों को परेशानी होती थी यह जानने में, या जो बाहर से विदेशी व्यापारी आते थे कि आखिर में भारत में उस समय कौन से सिक्कों का प्रचलन है और किनको अपनाना चाहिए वाणिज्य व्यापार के समय। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी समय में किसी भी सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के लिए एक मुद्रा नीति का होना या व्यवस्थित एक मुद्रा नीति का होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। और ऐसा हम दिल्ली सल्तनत के समय में देखते हैं। परंतु फिर भी क्योंकि लगातार मुद्रा नीति में परिवर्तन होता चला गया था, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि 5 राजवंश दिल्ली शासन के अधीन रहे थे, तो पांचों जितने भी राजवंश थे सभी में ही हम मुद्रा नीति में परिवर्तन देखते हैं। और लगातार जो परिवर्तन हुए थे उससे एक यहाँ पे जरूर हम कह सकते हैं कि अच्छा जो पहलू हमारे समक्ष आता है वह यह रहा था कि इन सिक्कों के प्रचलन से या लगातार परिवर्तन जो हुए थे सिक्कों में या उनके बनावट में और वेट में, वो आगे चल करके भारतीय इतिहास में जो करेंसी का उपयोग किया गया था उसमें भी हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। इसी के साथ मैं अपनी इस चर्चा को यहाँ पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं लगातार अपने YouTube चैनल पे जो वीडियो हैं संबंधित हिस्ट्री से रिलेटेड और करंट अफेयर से संबंधित अपने YouTube चैनल में अपलोड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा जितने भी प्रिपेयर्ड वीडियोज़ हैं जो मैंने अपने YouTube चैनल पे अपलोड किए हैं वो आप सभी को पसंद आए होंगे। आप जितने भी मेरे हिस्ट्री के टॉपिक्स हों या करंट अफेयर्स की, यदि आप उसको ध्यान से सुनते हैं तो आपको यहाँ पे एक ज़रूर मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि मेरे वीडियोस में मेरा यह प्रयास होता है जितने भी मैं डालती हूँ संबंधित टॉपिक्स से, कि जितनी भी जानकारी दी जाती है वो एकदम क्लियर,
टू द पॉइंट, जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज तक कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उनको ध्यान में रखते हुए इन वीडियोस को मैं प्रिपेयर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरे ये वीडियोस जितने भी परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं या जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मददगार साबित होंगे। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।